हेलो एवरीवन, आई एम सूरज पांडे। मैं आज आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और पॉलिटी से ही हमारी इस जिद बैच जो सीएपीएफ और सीडीएस 2026 के लिए है उसकी शुरुआत होती है। आज ही हमारी एक्सप्लेन सीरीज भी आएगी इंग्लिश पर, जो आपके मार्क्स को इनहेंस करने में गेम चेंजर प्रूव होगा, क्योंकि उस एक सीरीज से आप देखिएगा वो बहुत बहुत आगे जाएगी, क्योंकि उस एक सीरीज से आप इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करना सीख जाओगे और उसके उसके बारे में आप रिवाइज कर लोगे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के थ्रू और एडिटोरियल के थ्रू। साथ में आपकी इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, वोकैब मजबूत हो जाएगी। साथ में कैसे न्यूज़पेपर का इंग्लिश के मार्क्स को इनहेंस करने में यूटिलाइजेशन करना है ताकि आप खुद से कर सको, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो सीरीज आपकी बहुत ही गेम चेंजर होने वाली है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं, इसलिए उसको जरूर देखिएगा। और साथ में पॉलिटी से ही हमारी ये भी शुरू हो रही है जिद बैच। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले या टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। हम चाहते तो उसे मैसेज में बोल सकते थे, लेकिन सिर्फ वहां पे बोलना उतना अच्छा ना होता, क्योंकि वो वास्तव में दिल की बात है। दरअसल ये जिद बैच जो फ्री है और क्वालिटी आप देख रहे हैं, नोट्स की क्वालिटी देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट इन क्वालिटी को जल्दी कोई देता नहीं है फ्रीली, ठीक है। और विथ इतने डिटेल्ड में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पे एक्सप्लेनेशन के साथ कहीं नहीं अवेलेबल है, और कोई नहीं देने वाला है। इतना हार्डवर्क फ्रीली कोई नहीं करने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज आवर विजन एंड दिस इज आवर ड्रीम। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्री में चीज रखना, फ्री में चीज अवेलेबल कराना, ये हमारा ड्रीम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे आज से 6 से 7 साल पहले, तब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आया था। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चल रही थी कि कोर्सेज सस्ते थे। और आज भी इवन ऑनलाइन एजुकेशन है, आज भी कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो कंटेंट हैफेजड है। मतलब ना तो वो बेसिक से चीजों को बता रहे हैं, मतलब 20 से ही कई चीजों को पढ़ा दे रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, आपने देखा होगा। ना तो वो एक जगह प्लेलिस्ट में कंटेंट अवेलेबल है, खासा सीएपीएफ के लिए। सीडीएस के लिए तो चलो कुछ है भी, वो भी कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि वो 3 घंटे में ही चीजें कवर कर रहे हैं। मतलब 3 घंटे में क्या बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे खत्म हो पाएगा चीज? आप खुद सोचिए। और जो अगर हो भी जाएगा तो आप उससे क्या पेपर निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। ये चीजें अवेलेबल नहीं है। आज ऑनलाइन में चीजें अवेलेबल होने के कारण भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आज के समय में भी। तो आज से 6-7 साल पहले जब हमने किया था तो ऑनलाइन इतना चलता भी नहीं था, 2018-19 के समय में। तब हमें ये महसूस हो रहा था क्योंकि हम खुद वीकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम उतने बड़े कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। समझिए इस बात को। और आज हम अपने आप को कहीं अलग पाते हैं। आज भी हमने कई एग्जाम के लिए फाइनल सिलेक्शन नहीं लिया, लेकिन बहुत से एग्जामों को क्लियर किया है हमने, ठीक है। तो हमें वो बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद मिला है, लेकिन कई बार फेल होने के बाद, सालों को गंवाने के बाद, गंवाना तो नहीं कहेंगे, एक्सपीरियंस मिला है, लेकिन हमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ चीजें खुद से समझने के लिए। एक बेयर मिनिमम गाइडेंस जो होती है ना, वो भी अवेलेबल नहीं थी। समझिए इस चीज को, फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, जिससे बच्चा देख करके चल सके, देख करके आगे बढ़ सके, एग्जाम को निकाल सके। तो हमारी इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? हम अभी इसको चालू करेंगे, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर इनोवेटिव इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट का है, मतलब उसे अगर थोड़ा सा डायरेक्शन दिखाया जाए। यहाँ हम थोड़ा सा थोड़ी नहीं दिखाएंगे, हम आपको बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे सारे लेक्चर देंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा तो होगा नहीं। मतलब हर एक चीज को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो बहुत बड़ा गाइडेंस हो गया, ठीक है। और आप लोग लकी हो कि आप लोग इसका फर्स्ट टाइम में ही बेनिफिट लेने जा रहे हो, क्योंकि अब हम इन वीडियो को सेपरेट प्लेलिस्ट में, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज, सेपरेट सीएपीएफ और सीडीएस और एनडीए की उसमें रखेंगे, ताकि एनडीए का बच्चा सीधा एनडीए की प्लेलिस्ट में जाए, सब्जेक्ट वाइज उसे पढ़ सके, बेसिक्स टू एडवांस कोई भी नया आए। तो आप लोग इसे प्रमोट कीजिए, ठीक है। और ये देखिएगा, ये गेम चेंज कर देगा। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन बच्चों के लिए है, साथ में वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन स्टिल वो डिजर्व करते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट के, इनोवेटिव है, उन्हें थोड़ा सा बताया जाए तो वो अपने आप चीजें कर सकते हैं, उन्हें कोई कॉस्टली कोचिंग की जरूरत नहीं है।
ठीक है? तो उसके लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। हमारा यही विज़न है चीज़ों को डेमोक्रेटाइज़ करना, एटलीस्ट इतनी कि बच्चा खुद से कर सके। कंटेंट अवेलेबल है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन वो बहुत हैफ़ज़र्ड है और बीच-बीच में पढ़ाया गया है, छोड़ दिया गया है और वैसे नहीं होता है, ठीक है? हमारी ये वीडियो शुरू से एंड तक चलेगी, हम पूरा कंप्लीट कराएँगे। एक चीज़ हम और बोलना चाहते हैं, जैसा आप जानते हैं चैनल नया है, हम लोग खुद अभी तक तैयारी ही करते थे और अब इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो हमारे पास भी कोई ख़ास टीम नहीं है। वी आर ओनली 2 पीपल विथ दिस रिवॉल्यूशनरी ड्रीम। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा ड्रीम है, बिना आपके सपोर्ट के नहीं होगा। ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ। इस रिवॉल्यूशनरी ड्रीम को प्रूव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है? ये 2 पीपल ही आपको ये इस तरह के नोट्स बना के देंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसपे एडिटिंग करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, हर कुछ, सब कुछ हम ही करेंगे। प्रिपेयर हम करेंगे। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी-सी डिले हों, थोड़ा-सा टाइम उनका वो हो जाए क्योंकि हमारे पास कोई टीम नहीं है। वी हैव अ नो टीम करंटली। ठीक? लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा है और हम इसे अभी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इसे पूरा करेंगे क्योंकि ये केवल आपके सपोर्ट के लिए नहीं है। मतलब ये केवल आपको बेनिफिट नहीं दे रहा। ये हमारा खुद का विज़न है और ये हमारा खुद का ड्रीम है। तो हम कोई भी पर्सन अपने ड्रीम को पूरा करने का क्यों नहीं? तो हम तो इसे पूरा करेंगे और एंड तक लेके जाएँगे। बस आपको अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है और इसका जितना हो सके एडवांटेज लीजिए। आप ये वीडियो आगे भी प्लेलिस्ट में रहेंगी, मतलब अगर इस अटेम्प्ट में आप नहीं निकाल सकते हैं, अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप फिर से इन वीडियो को देख लीजिए, अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। 2.0 पे देखिए आप, या 1.5 पे देखिए, जल्दी खत्म कीजिए, तुरंतली इससे रिवाइज कर लीजिए। इन नोट्स को हम अवेलेबल करा देंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगर खुद का, भगवान अगर करेगा तो हमारी खुद की अगर चीजें हो जाएंगी, प्लेटफॉर्म होगा तो हम वहां नोट्स को फ्रीली अवेलेबल करके रखेंगे। इस तरह के नोट्स के लिए लोग पैसा ले रहे हैं, हम फ्रीली देंगे बिकॉज वी वॉन्ट डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है ना? हम डेमोक्रेटाइजेशन चाहते हैं और वो ऐसे नहीं होगा। हो सकती है हमारी शुरुआत है तो कुछ चीजें हमारे में अभी इम्प्रूवमेंट में टाइम लगे, तो उसके लिए हमें टाइम दीजिएगा। समय के साथ हम चीजें और इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इतनी बात मुझे बोलनी थी और आपका सपोर्ट चाहिए था। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, आज की सीरीज जो शुरू हो रही है, जिद बैच जो शुरू है, मैं बैच कोर्स तो बिल्कुल, मैं उन सबसे सीधा बोलूंगा, कोर्स बिल्कुल मत बोलिएगा क्योंकि कोर्स जब आप बोलते हैं ना, मुझे दिल से हर्ट होता है, ट्रूली बता रहे हैं। कोर्स बोलना मतलब पेड, पैसा दे रहे हैं और मुझे ये दिल से हर्ट कर रहा है। ठीक है, कोर्स कोई नहीं बोलेगा। इसे आप नाम देना चाहते हैं तो एक इनिशिएटिव नाम दीजिए। ठीक है, और भी कुछ बोलना तो रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव नाम दीजिए इसे। ठीक, जो रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है। ठीक है, एंड हम और आप दोनों मिल के रिवॉल्यूशन लेके आएंगे कि बिना कोचिंग के भी हम सिलेक्शन लेंगे। वी विल टेक सिलेक्शन विथआउट कोचिंग। आज से ये नारा चलना चाहिए, विथ आवर रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज का शुरुआत होगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही पहला चैप्टर भी है पॉलिटी में। और हाँ, एक चीज ये भी याद रखिए, जो हम आपको ये नोट्स दे रहे हैं, ये नोट्स इनफ है। बहुत से लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर क्या हमें बुक लेनी पड़ेगी एम लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत, इन दोनों को ही कंबाइन करके इन नोट्स को बनाया है। इवन इसमें मेरे जो खुद के, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तब मैंने खुद जो नोट्स बनाए थे पॉलिटी के, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, उनकी भी चीजें एडेड हैं जो मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड है और अभी भी रेलेवेंट है। तो उन इन चीजों को हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही होलिस्टिक नोट्स होने वाले हैं, आपको इसके अलावा कोई चीज जरूरत नहीं है। और एक चीज और, हम कोई पीपीटी में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सीधा आपको नोट से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेनिफिट ये होगा कि हम चाहते तो पीपीटी में आपको केवल चीजें कुछ लीजिए लिख करके दे देते, हाईलाइटेड पॉइंट बता देते, कहते आपसे जाओ ये बुक से पढ़ लीजिए। वो चीज अच्छी नहीं होती ना। हम चाह रहे हैं कि जो बच्चा जीरो में है वो भी इसको पढ़ सके, समझ सके। दरअसल हम आपको जो नोट्स पढ़ाएंगे यही नोट्स हम आपको देंगे। ठीक, जब हम आपको ये नोट्स आपके पास आएंगे, आपको इस नोट्स से आप फेमिलियर हो जाओगे। पहले आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब आप पहली बार किसी नई बुक को लेते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई न्यू बुक है, तो आप क्या पाओगे कि इस नई बुक को
एक बार रीड करने में ही आपको समय हो जा रहा है, चला जा रहा है। मतलब याद तो छोड़िए और समझ में आना तो छोड़िए, केवल उसको एक रीड मारने में ही काफी टाइम हो जाता है। फिर दूसरी तीसरी रीडिंग में आएंगे तब कहीं जाकर चीजें आपको समझ में आना शुरू होंगी, आप उससे फैमिलियर होने शुरू होंगे। मतलब फैमिलियर के लिए भी वन रीडिंग चाहिए होती है। हम क्या करेंगे, ये जो आपका टाइम वेस्ट होगा ना फैमिलियर होने में बुक से, तो बुक मत लीजिएगा, इसी चीज को करिएगा। ये हम हर एक सब्जेक्ट के लिए करेंगे, ठीक है। आपको बुक नहीं लेना है। एटलीस्ट जीके में तो हम ये पूरा करेंगे, जीके और जीएस में, जो भी सीएपीएफ में जीएस कहते हैं और यहाँ जीके कहते हैं। कंटेंट सारा स्टैटिक सेम रहता है, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों के लिए यही काम कर जाएगा। आप इस नोट से डायरेक्ट फैमिलियर हो जाओ और आपको फैमिलियर बुक के पन्ने को या नोट्स के से फैमिलियर होने में टाइम ना वेस्ट हो डायरेक्टली, क्योंकि जब एक एक लाइन के बारे में आपको बताऊंगा ना, तो वीडियो के थ्रू ही आप एक एक लाइन से अवेयर हो जाओगे, इन इन चीजों से अवेयर हो जाओगे कि सर ने इसकी यहाँ ये बताया था। जब दोबारा नोट आएंगे ना आपके पास, केवल आपको याद करना रह जाएगा, रिवाइज करना रह जाएगा। तो आपका जो इतने 2 से 3 पार्ट्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, ये सब कट जाएंगे, सीधा आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम डायरेक्ट नोट से पढ़ाएंगे, हम चीजें बेसिक से ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे भी इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव दे रहे हैं, तो इसलिए हम नोट्स से ही पढ़ाएंगे और आपको नोट्स का बेनिफिट होगा। यही पर्पज है नोट्स देने का, ठीक है। इसलिए हम खुद नोट्स दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। कोई बुक नहीं लेनी है आपको, ठीक है। हाँ, चाह रहे हैं, बहुत लोगों को मन है, तो भाई वो चाह सकते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करें, और चाहे तो बुक मत परचेज करिएगा, पैसा मत वेस्ट करिएगा। चाहिए तो पीडीएफ एम लक्ष्मीकांत डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो ओल्ड वर्जन क्यों ना हो, कि चीजें वहां पे भी सिमिलर ही हैं। कुछ चीजें वर्जन में जो न्यू एडिशन है उसमें चेंजेस हैं, बाकी मोस्टली चीजें सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इस टर्म को डिकोड करते हैं, ठीक। पहला क्या है, मेकिंग, मतलब बनाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो मेकिंग मतलब तो हो जाता है बनाना, ठीक। तो यहां हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या क्या हैं, अभी ये यहां नहीं पढ़ेंगे। ये आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा। ये देखिए, सेकंड लेक्चर का एक पार्ट यहाँ पे आ गया है, ये देखिए, क्योंकि पीडीएफ में डाउनलोड कर रहा था, तो 3 पेज में, ये तीसरे पेज में ये देखिए साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। यहाँ क्या शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। पहले तो आप ये समझेंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बारे में, आर्टिकल के बारे में बात शुरू होगी ना। इस वीडियो में पहले हम शुरू करेंगे मेकिंग, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, इसने बनाया, कैसे बना। तो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली जो बॉडी है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो देख रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये लगभग आज की पार्लियामेंट जैसी ही है। इसमें भी जैसे आज की पार्लियामेंट एक बड़ी से होते हैं और उसमें कई लोग इलेक्टेड होते हैं, और वो लोग ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल मिल करके क्या करते हैं, आज के समय में पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं ना इंडिया के लिए। वैसे ही उस समय कई लोगों को इलेक्ट किया गया, ठीक। अब ये सब पढ़ेंगे, और वो उस ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्टेड थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने लॉ नहीं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, इंडिया के लिए। उसे ही जो बॉडी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वही बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है, ठीक है। अवेयर है, ठीक है। तो मेकिंग से स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से। तो इतनी चीज याद रखेंगे। तो अब जब मेकिंग की बात आई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही, उसी के बारे में ही सारी बातें हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, उसकी डिमांड पहले कैसे आई, फिर कब अंग्रेजों ने उसकी डिमांड, मतलब जो गोरी चमड़ी वाले थे, वो बेवकूफों ने कब हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कैसे इलेक्शन हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे था, मेंबर कैसे थे, और उसने और क्या क्या काम किया, उसकी कमिटी कैसी थी। अब इन सब चीजों को इसमें पढ़ेंगे, मतलब मेकिंग ही पढ़ेंगे, कि मेकिंग करने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जब उसके बारे में पढ़ेंगे, इस मेकिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बारे में पढ़ लेंगे इनडायरेक्टली। इसीलिए आज इनके बारे में ही पढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो पहली है तो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, पहले तो ये समझ लीजिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, दिस इज द लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट करता क्या है, ये लीगल डॉक्यूमेंट जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीति बनाते हैं, नीति निर्देशक होते हैं, जो नीति को बनाते हैं, उनको गाइड करता है कि आपको
इन इन पॉलिसी, आपकी अपनी पॉलिसी में इन इन वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को रखना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ऐसी वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को लेके चलता है जिसे कॉन्स्टिट्यूट, जो लीगल पॉलिसी बनाते हैं उन्हें फॉलो करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गाइड करता है पॉलिसी मेकर को पॉलिसी बनाने में। साथ में केवल पॉलिसी मेकर ही नहीं, इंडिविजुअल को भी ये गाइड करता है। मतलब हम और आप जो इंडिविजुअल हैं उनके एक्शंस को भी गाइड करेगा। कैसे? इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज मिलता है तो आप वो देखेंगे कि उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी पेरेंट्स के लिए। अब वो उसमें क्या है? 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है। वो क्या कहती है कि हर एक माता पिता को अपनी 14 साल से कम बच्चों को, 14 साल और उससे कम बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। भले सरकारी स्कूल भेजें, इन्हें स्कूल भेजना चाहिए। तो ये एक ड्यूटी है ना, उनके एक्शन को गाइड कर रहा है ना कि आपको ये करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हर वो एक चीज करेगा जो नेशन को प्रोग्रेस करने में बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज को वो करेगा। आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के राहुल गांधी भी खड़े हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो अपने रिलीजियस ग्रंथ को, जो रिलीजियस बुक होती है, उनकी स्पिरिचुअल बुक होती है, उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को प्रायोरिटी देती हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक हर एक कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, उनके राइट्स को कंजर्व कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट मतलब इंडिविजुअल एक्शंस को भी ये गाइड करती है। गवर्नमेंट के एक्शंस को कैसे गाइड करती है? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल मान लीजिए, एग्जांपल में लीजिए फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, जैसे मैं आपको फ्री बैच दे रहा हूं वैसे फ्री लीगल एड की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी में ये बात को कहा है, जो डीपीएसपी है उसमें इस बात को कहा है कि गवर्नमेंट को फ्री लीगल एड देना पड़ेगा उन्हें, स्पेशली जिन्हें इसकी जरूरत है, जो 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 एक्सपेंसिव लॉयर्स होते हैं या कोर्ट्स की जो फीस होती है उन्हें हायर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कैटेगरी को तो एटलीस्ट मैंडेटरी है देना। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? नालसा एक्ट बनाया, मतलब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज एक्ट, नालसा एक्ट बनाया। ये नालसा एक्ट ही फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट, देखा आपने, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्री लीगल एड की बात करी तो गवर्नमेंट ने नालसा बना दिया। तो गवर्नमेंट के एक्शन को ये गाइड कर रहा है ना। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हमारे हर एक एक्शन को, हमारी चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो, सबके एक्शन को गाइड कर रहा है। और जो कुछ भी, जो कोई भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगा, नहीं फॉलो करेगा, वो इनवैलिड होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप ही का एग्जांपल लेता हूं। आप में से बहुत सी लड़कियां प्रिपेयर करने लगी होंगी एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, ठीक है, डिफेंस के लिए। आज से पहले डिफेंस के लिए बहुत से, आज से 3-4 साल पहले, अभी 2022-23 में जब जुडिक्शन आया है, तब से तो सुप्रीम कोर्ट जुडिक्शन है, तब से तो ये अलो हुआ है। ठीक है, उससे पहले तो अलो नहीं था। तो इससे पहले क्या था कि लड़कियों को अलोड नहीं था डिफेंस सर्विसेज में। तो ये अलोड कैसे हो सका? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल जो 16 है उसमें साफ साफ कह रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी, दी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोविजन ये है आर्टिकल 16 में कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी को अवेलेबल होनी चाहिए, विथआउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर एंड कास्ट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समझ रहे हैं ना? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मतलब सरकारी, जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं उसमें सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी देने में आप जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे कि भाई मतलब ये एससी कैटेगरी का है या ओबीसी का है तो हम इसको ये सर्विसेज नहीं देंगे, नहीं।
अगर सरकारी नौकरी है तो उसमें सबको दिया जाएगा, जेंडर के बेसिस में भी डिस्क्रिप्शन नहीं किया जाएगा। तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन ना हो, इसीलिए क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 रखा गया। कई लड़कियां क्या हुई, जो ऑफिसर लेडीज ऑफिसर्स थी, कई लोग थे जो पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट गए, तो उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये गवर्नमेंट जो सर्विसेज होते हैं उसमें जेंडर के बेसिस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल में होने में, उसको ये वायलेट कर रहा है। आप लड़कियों को डिफेंस सर्विसेज में अलोड नहीं कर रहे हो, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 का है, इसका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ वायलेशन है, और तभी अलोट कर दिया। तो देखिए गवर्नमेंट अलोट नहीं कर रहे थे, तो उनके उस एक्शन को, जो एक्शन रोक रहा था लड़कियों को डिफेंस सर्विस में से, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और साथ में अलो कर दिया कि गर्ल्स भी अब अप्लाई कर सकती हैं। और वो कैसे पॉसिबल हो सका, कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल की वजह से, 16 आर्टिकल की वजह से। ये सी चीजें होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो आपके एक्शन को इनवैलिड माना जाएगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी सी बताना डीप में जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बेसिक क्लास है तो बेसिक चीजें बतानी पड़ेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जैसे मैंने बताया कि जैसे आज की पार्लियामेंट है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हैं वो मिल करके एक जगह इकट्ठे हो करके कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। वैसे ही 1946 से 6 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, जो ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल थे उन्होंने लॉ की जगह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसलिए यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो मैंने दोबारा फिर से बता दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो है वो इधर 1935 से आई है, या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड 1935 से आई है। इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड चलती आ रही थी। इंडिया, मानेंगे नहीं आप कि इंडिया फ्रीडम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी अंग्रेजों से लेता आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो भी अंग्रेजों से लेता आया है धीरे धीरे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होता गया है, लेकिन वो रिफॉर्म जो कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स खुद कर रहे थे, उसमें इंडियन शामिल नहीं थे, वो तो बाद में शामिल थोड़ा थोड़ा होने लगे। लेकिन बाद में इस चीज की डिमांड उठने लगी कि हम खुद ही सारा अपना कानून बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, क्योंकि उस समय तक 1946 से पहले तक, 34 से पहले तक का लगभग ऑस्ट्रेलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, यूएस का, सबका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। इंडिया वाले जब फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे तो साथ में वो ये भी कह रहे थे कि हम फ्रीडम के साथ अपना खुद से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। अब भाई गोरी चमड़े वाले तो ये चाहेंगे नहीं। गोरी चमड़ी वाले क्या कहेंगे कि भाई तुम क्यों बनाओगे, तुम तो हमारे अंडर हो, मतलब तुम तो स्लेव्स हो, तुम कैसे बना सकते हो। तो उन्होंने इस चीज को कई सालों तक अलाउड नहीं किया, लेकिन इंडियंस ने डिमांड शुरू कर दी थी। पहली डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की कब आई थी, वो आई थी 1935 में। किसने किया, एम एन रॉय ने किया। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने ही आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, और ये जिस पार्टी से जुड़े थे वो थी स्वराज पार्टी। ठीक है, जो कांग्रेस से अलग होकर के बनी थी। मोतीलाल नेहरू ही इसके पार्ट थे, मोतीलाल नेहरू भी इसके पार्ट थे, मेंबर थे। ठीक है, सेक्रेटरी थे वो। ठीक है, तो 1934 में आई। ठीक, धीरे धीरे देखिए अब डिमांड उठने लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, मतलब इंडियंस खुद का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहने के लिए वो डिमांड करना शुरू कर चुके थे अंग्रेजों के सामने। ठीक है, गोरी चमड़ी वालों के सामने। तो धीरे धीरे देखिए फिर जब स्वराज पार्टी ने शुरू करी, फिर 35 एक साल बाद कांग्रेस ने भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने भी शुरू कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की मांग कि भाई हाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए फ्री इंडिया के लिए, वो भी इंडियंस ही बनाए। जवाहरलाल नेहरू ने इसके लिए 40s में, 38 में ही उन्होंने भी बोल दिया था कि भाई जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियंस ही बनाएंगे। तो वो भी डिमांड्स होने लगी थी, तो दो डिमांड बढ़ने लगी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का होना चाहिए, वो इंडियंस ही बनाएंगे, ब्रिटिशर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, उसमें एक सिंगल ब्रिटिशर्स भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिमांड उठने लगी थी भाई। जब अब ऐसे डिमांड उठ रही थी अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेज एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे। ठीक है, 1935 गुजर गया, 36 गुजर गया,
7 गुजर गया, 8 गुजर गया, अंग्रेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों ने एक्सेप्ट कब किया? 1940 में, अगस्त ऑफर के समय में। अब भैया ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेजों ने 1940 के अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया? ये भी आपके जानने वाली बात है, तो समझ लीजिए क्यों। आपको अगर याद हो तो 19 हाईलाइट कर दे, 19 जो 40 था उससे पहले 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गई थी। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1940s आते आते अगर आप में से किस लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो पता होगा, जर्मनी और जापान ने इंग्लैंड को खदेड़ना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड को खदेड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है, 1930 से ही खदेड़ना शुरू कर दिया। 40s आते आते तो 40 आते आते तो उनकी हालत और खराब होने लगी थी। अब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? ये गोरी चमड़ी वाले साले चाह रहे थे कि भाई इंडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए हमें, इंडियंस का सपोर्ट मिलना चाहिए, मतलब इंडियन सोल्जर्स हमें मिलने चाहिए, और इंडियंस का यहाँ से जो इंडियन लीडर हैं जैसे गांधी हैं और इन सब का हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा आप ये चीज याद रखिएगा, हम ये पीडीएफ जो आपको देंगे ये सब इरेज करके देंगे, आपको बिल्कुल अच्छी पीडीएफ मिलेगी साफ। अभी यहाँ समझा दे रहे हैं आपके समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबका सपोर्ट होना चाहिए, सारे लीडर का सपोर्ट होना चाहिए। जब ये बातें होने लगी तो उन्हें सपोर्ट चाहिए था, तो सपोर्ट के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अपीसमेंट करना था। अपीसमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडियंस की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड को 1940 में एक्सेप्ट कर लिया, जब वो 1940 में जर्मनी और जापान के थ्रू वर्ल्ड वॉर सेकंड में खदेड़े जा रहे थे कि भाई सपोर्ट लेने के लिए इंडिया का हमें इनकी इस डिमांड को स्वीकार करना पड़ेगा। अब इन्होंने अगस्त ऑफर में इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की डिमांड को तो स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सोलली इंडियन बनाएंगे, ठीक है, सोलली इंडियन बनाएंगे, ये एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक्सेप्ट कब किया? 1942 के क्रिप्स मिशन में। अब क्रिप्स मिशन में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस क्रिप्स मिशन में जब इन्होंने एक्सेप्ट किया तब भी इन्होंने क्या किया कि यहां पे इन्होंने अपनी सेपरेटिस्ट पॉलिसी को अपनाया, मतलब ड्राफ्ट तो दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सोलली इंडियंस बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, लेकिन वो सेपरेटिस्ट थी। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इस पर और डेल में जाऊंगा, यहां जाना थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है। तो इंडियंस ने इसे रिजेक्ट कर दिया, टोटली रिजेक्ट कर दिया इसे इंडियंस ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 40 से चीजें शुरू हो गई थी, अब 46 में कहीं जाकर के देखिए आप, फाइनली उन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप करने का एक प्लान आया जिसे इंडियंस ने एक्सेप्ट किया, मतलब 6 साल लग गए, समझ लीजिए आप, ये तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो फाइनली कैबिनेट का मिशन आया, इंडियन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के सपोर्ट लेने के लिए पहले अगस्त मिशन भेजा, अगस्त ऑफर भेजा, उसके बाद क्रिप्स मिशन भेजा, फिर उसके बाद 46 में कैबिनेट मिशन भेजा। ये हिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन भेजा, जब कैबिनेट मिशन भेजा फिर कैबिनेट मिशन को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, इंडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके प्लान को एक्सेप्ट कर लिया कि कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी, मतलब उसका जो कॉम्पोजिशन होगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके थ्रू बनेगा? वो कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां तक तो बातें आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब वो और पढ़ते हैं उसके बारे में, मतलब कि उसका कंपोजिशन कैसा था, मतलब उसमें कौन कैसे कैसे लोग थे, ठीक, उसका इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ, ठीक है, लोग कहाँ कहाँ से थे, ठीक है, कितने मेंबर थे, उसने क्या क्या काम किया, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज याद जरूर रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन था उसी के प्लान के बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और ये आगे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं आगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। तो देखिए हुआ क्या, इंडिया जब 1946 में था तो उस समय ये देखिए 47 से पहले का मैप इंडिया का, उस समय क्या था, इंडिया में दो तरह के रूल चल रहे थे। एक था ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा मैप की तरफ, एक है ब्रिटिश इंडिया, ये एक है ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, एक है ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो येलो येलो से जहां पे आपको मैप में दिख रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश और रामपुर और पंजाब इन रीजन में देख रहे हैं, ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रन कर रही थी इन स्टेट्स को। और जो आप पिंक पिंक देख रहे हैं वो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब यहाँ पे किंग रूल कर रहे थे कंप्लीटली। हालांकि ये किंग भी ब्रिटिश रूल के
सबऑर्डिनेट ही थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर का भी आपने देखा होगा, ठीक है, और बलूचिस्तान स्टेट, तो ये सब फ्रीडमली अपने इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। तो दो तरह के रूल चल रहे थे, एक इंडिपेंडेंटली प्रिंसली स्टेट रूल कर रहे थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस कर रहे थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ठीक है। तो दो तरह के रूल थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन दोनों तरह के लोगों को, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इन सभी रीजन पे ही रहती है, चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हो चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पूरे देश के लिए बनाना था, ठीक है। तो इसमें सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। तो जब सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी था, उनका इलेक्शन जरूरी था, इसीलिए प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों के मेंबर्स को यहां पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है, ताकि किसी भी रीजन का जो इंटरेस्ट है और राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बने, वो रह ना जाए, सबका राइट प्रोटेक्ट हो, हर एक रीजन का, ठीक है, चाहे वो पिछड़ा हो चाहे जैसा हो, ठीक। इसके साथ ही ये भी इंश्योर किया गया कि क्योंकि इंडिया में उस समय बहुत सी डाइवर्स थी, मतलब आज भी इंडिया बहुत डाइवर्स है, आप जानते हो बहुत डाइवर्स है, मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रीजन के मिलेंगे, डिफरेंट कास्ट के मिलेंगे। तो इतनी डाइवर्स लोगों को इतने समय तक बांध के जो चीज रख रहा है ना, आप मानोगे नहीं, वो यही मांग रख रहा है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब जो हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, ठीक है, उन सभी लोगों को यहाँ पे, उन सभी लोगों के जो नेता थे उनको यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स इसी अकॉर्डिंग उनको अलोकेट किया गया था कि हर एक कम्युनिटी की यहाँ पे इंटरेस्ट और राइट सर्व हो सके, ताकि आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे प्रोविजन हो जो इन कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ताकि कोई कल को ये खड़ा ना हो जाए कि इस लोगों को यहाँ से हटाओ या इनके इंटरेस्ट को मत सर्व करो या इनको ये नौकरी मत दो। कि जब आप, क्योंकि डिवीजन तभी होगा, डाइवर्सिटी तभी हैंडल नहीं हो पाएगी जब आप एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करोगे, ठीक है। आप मानोगे नहीं, जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग इसीलिए हुआ है क्योंकि जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनके इंटरेस्ट को जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वहां सर्व नहीं किया जा रहा था, वो सिक्योर नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोई एक तरह की वो सिया थे, वो सुन्नी थे, आज भी वहां पे लड़ाई इस बेसिस पे चलती है। इंडिया में इस बेसिस पे कोई भी इंटरेस्ट सिक्योर नहीं किया गया है, सबको एक समान रखा गया और सबके राइट्स को सिक्योर किया। दैट्स व्हाई हम इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी पूरे नेशन को बांध के रख रहे हैं और सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी के नेताओं को, सभी के लोगों को यहाँ पर असेंबली में जगह दी गई ताकि वो अपनी बात रख सके, ठीक है, सबके लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट अलोकेट की गई, ठीक। तो पहला पॉइंट तो आपको इससे क्लियर होगा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट, सबको इस उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट अलोकेट की गई। साथ में ईच जो सीट है वो अलोकेट किए गए ब्रिटिश प्रोविंसेस को, डिवाइडेड ऑन द थ्री प्रिंसिपल्स कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन पॉपुलेशन, ठीक है, कम्युनिटीज के बेसिस में डिवाइड की गई, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो ईच कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया उनका इलेक्शन हुआ है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। अब मैं इसको आपको समझाता हूं, थोड़ा ये मिटा लेते हैं। दरअसल क्या था, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स देख रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेंबर हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। हम किसी को डायरेक्टली इलेक्टेड कब कहते हैं? हम डायरेक्टली इलेक्टेड तब कहते हैं जब वो डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करे उस पर्सन को, मतलब उस रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक इलेक्ट करे। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, वो डायरेक्टली पब्लिक, उन्होंने उस समय की जो पब्लिक थी उसने नहीं इलेक्ट किया था डायरेक्टली। किसने इलेक्ट किया था? उसे इलेक्ट किया था जो उस समय प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, क्योंकि उस समय जो आपने ये पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले या बनने से पहले जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस समय एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी, और एक चलती थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी। तो जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, प्रोविंशियल, जिसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, ये प्रोविंशियल, इस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो
लोग थे वो अपने प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो जो आपका ये कैबिनेट मिशन प्लान था उसने यही सजेस्ट किया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ये ही ये ही जिन्हें सिलेक्ट इलेक्ट करेंगे, मतलब जिन जिन लोगों को इलेक्ट ये लोग करेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास पर्टिकुलर प्रोविंस से रिप्रेजेंटेटिव है, ये साथ में कम्युनिटी से भी है, तो ये लोग जिन्हें इलेक्ट करेंगे, जिन्हें भी इलेक्ट करेंगे वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। अब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पढ़िए, रिप्रेजेंटेटिव ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द दैट कम्युनिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वोटिंग का मेथड क्या था? जो आज वोटिंग का मेथड कैसा था? आज जो वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग का मेथड है, जो प्रेसिडेंट के वोटिंग का मेथड है और जो राज्यसभा के मेंबर्स का वोटिंग का मेथड है, वही क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। देखिए वही बात यहाँ कही गई है। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थस वाज पार्शियली इलेक्टेड, ठीक है, और पार्शली नॉमिनेटेड। अभी नॉमिनेटेड की बात भी आएगी कि भाई नॉमिनेटेड कहां से होंगे। तो जो ये प्रिंसली स्टेट आप देख रहे हो ना, ये प्रिंसली स्टेट्स, जो लोग ये पिंक से हैं, जो राजा महाराजा हैं, अब इन राजा महाराजाओं के एरिया में इलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब वहां के वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन लोगों ने इलेक्ट नहीं किया किसी को। तो भाई वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ? तो भाई जो वहां के हेड्स थे, मतलब जो किंग थे प्रिंसली स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट वाज नॉमिनेटेड, मतलब नॉमिनेट किया गया बाय द हेड्स, मतलब किंग, जो किंग थे वो किंग ने इन्हें नॉमिनेट किया। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया कि पार्शियली, मतलब कुछ लोग इलेक्टेड थे। इलेक्टेड कौन लोग थे? तो वो थे इलेक्टेड प्रिंसली स्टेट वाले, जो प्रिंसली स्टेट्स के थे वो इलेक्टेड थे। और जो पार्शली नॉमिनेटेड कौन थे? तो पार्शली नॉमिनेटेड थे सॉरी, जो प्रिंसली स्टेट वाले थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले थे, वो पार्शली इलेक्टेड थे। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस वाले थे वो पार्शली इलेक्टेड थे, और जो आपके प्रिंसली स्टेट वाले थे वो पार्शली नॉमिनेटेड थे, उनके किंग्स ने नॉमिनेट किया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तभी इसीलिए इसे कहा जाता है कि पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सीएससी में आ चुका है और शायद सीपीएफ में भी आ चुका है। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो 389 स्ट्रेंथ थी, जिसमें से 96 आपके इसके जो चीफ ऑफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, ये चीफ ऑफ कमिश्नर प्रोविंसेस जैसे मान लीजिए आज की यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, वैसे उस समय भी चीफ ऑफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जहां किस तरह का कोई रूल नहीं चलता था, ठीक है। जो चीफ होते थे वही रूल करते थे, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होती थी। तो उसमें से जो 296 है वो सीट एलोकेटेड होती थी ब्रिटिश इंडिया, ठीक, ये ब्रिटिश इंडिया जो आप देख रहे हैं। और जो 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेटेड थी, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। और इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन ये है कि भाई पहली बार जब ये हमने देख लिया इसका इलेक्शन कैसे होता है, हमने देख लिया कि ये कैसे बनी है। तो अब एक चीज ये भी जानना जरूरी है आपके लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि इसका इलेक्शन पहली बार कब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ 1946 में, ठीक। पहली मीटिंग कब आई? तो पहली मीटिंग अब आई। सीडीएस में क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है ना, तो क्रोनोलॉजी के बेसिस पे ऐसे क्रोनोलॉजी पे सेट करने के लिए बोल सकते हैं कि दोनों ही डेट तो 1946 है लेकिन मंथ का डिफरेंस है, तो आपसे ये क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा, और ये नेहरू द्वारा जो के थ्रू जो ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आया गया था, उस रेजोल्यूशन की डेट क्या थी, तो इनको क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। सीएपीएफ में मोस्टली मैचिंग पे ये क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजी को वो लोग मैचिंग में पूछ लेते हैं। तो आप मैचिंग के लिए और आप लोग, क्योंकि पैटर्न दोनों का लगभग क्वेश्चन का लेवल तो सेम है लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है, तो जो जो तरीके से पूछा जाता है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, उस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब डेट याद करना जरूरी है। तो 9 दिसंबर 46 में इसकी पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सीए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इतना तो आपको पता चल गया कि इसका इलेक्शन कब हुआ, इसकी पहली मीटिंग कब हुई, मतलब पहली बार ये लोग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग इलेक्ट होके आए वो पहली बार मीट कब किए कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए, वही डेट है, ठीक।
असेंबली तो बन गई तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अब हर एक असेंबली, आज भी जो पार्लियामेंट है उसमें एक लोकसभा में चेयरमैन है और राज्यसभा में स्पीकर, सॉरी, राज्यसभा में स्पीकर है, चेयरमैन है, और लोकसभा में स्पीकर है। ठीक, मतलब लोकसभा में स्पीकर है और राज्यसभा में चेयरमैन है। मतलब कोई ना कोई लीड कर रहा होगा ना, हेड कर रहा होगा ना। तो वैसे ही यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को भी हेड करने के लिए जो प्रेसिडेंट होगा, उसे प्रेसिडेंट, जो हेड करता है उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, तो उस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया। तो उस प्रेसिडेंट का नाम था, जो पहले प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये टेम्परेरी बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक फ्रेंच ट्रेडिशन के लिए अंदर इलेक्ट किया गया था, और फ्रेंच ट्रेडिशन ये था कि जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन था उसे ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है सबसे पहले। ब्रिटिश जो इंडियंस थे उन्होंने इस प्रोविजंस को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कि सबसे पहले जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा उसे ही प्रेसिडेंट बनाया जाए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट कर दिया। तो याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और पहले प्रेसिडेंट पूछेगा, टेम्परेरी नहीं पूछेगा, तो आपको तब भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बताना है। ठीक है, और किस प्रेसिडेंट का फ्रेंच ट्रेडिशन भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। हर तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाद में क्या हुआ, जब इनको टेम्परेरी बनाया गया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ असेंबली। फिर प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी चाहिए। मान लीजिए कभी कभी प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट ही लीड करेगा। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी दोनों को ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज आप और भी याद रखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना रही थी उस समय। मतलब इसका वर्क केवल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग नहीं थी। इसको एक और टास्क दिया गया था जो इंडिपेंडेंस, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू दिया गया था। वो ये था कि ये लॉज भी बनाएगी इंडिया के लिए। जब तक हमारी जनरल इलेक्शन नहीं हो जाएंगे 1951-52 में, जब तक हमारी पार्लियामेंट नहीं इलेक्ट होके आ पाएगी, तब तक जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके मेंबर हैं, वो लॉ भी बनाएंगे। क्योंकि लॉ तो पार्लियामेंट ही बनाता है। जब तक पार्लियामेंट, क्योंकि उस समय तक कोई पार्लियामेंट था नहीं ना, क्योंकि जनरल इलेक्शन के थ्रू ही लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तभी पार्लियामेंट में लोग आएंगे, लोकसभा में लोग आएंगे, राज्यसभा में लोग आएंगे जब इलेक्शन कराए जाएंगे। तो इलेक्शन हुआ नहीं था तो लोग थे नहीं पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो जो लॉ मेकिंग का टास्क था वो भी इन्हें ही दे दिया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो ये एक काम और कर रहे थे, वो क्या, इनका एक और फंक्शन था, ऑल्सो फंक्शन एज द लीगल बॉडी। लीगल बॉडी मतलब लॉ को बनाने वाली। ठीक है, enactment of the ordinary law while function as the legislative body, it was presided by the GV माल्यवंकर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जब बॉडी, लीगल बॉडी मतलब एक पार्लियामेंट की तरह लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट कर रही थी, तो उसको हेड कौन कर रहा था? तो तब उसको प्रिसाइड किया जा रहा था जीवी मावलंकर के द्वारा। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए मीट कर रही थी, तब कौन हेड कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली भी थे परमानेंटली। टेम्परेरी बोला जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद थे पहले। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाएगा उसको कौन लीड कर रहा था? तो जीवी मावलंकर। और जब कहा जाएगा कि जब मीट करते थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब मीट करते थे, तब कौन उसे प्रेसिड करता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 1946, अब इसमें क्या था, जवाहरलाल ने, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? दरअसल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला था, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, उस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फिलॉसफी होगी, क्या क्या फंडामेंटल वैल्यूज होंगे, उसको इसी ऑब्जेक्टिव, तभी तो इसका नाम दिया गया ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारी क्या फिलॉसफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, साथ में उसके क्या फंडामेंटल्स होंगे, उन सभी को इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू ने
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंट किया कि इन इन फिलोसफीज को, फंडामेंटल्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। ठीक, आगे चल के इसी का मॉडिफाइड वर्जन प्रियम्बल बन गया, जिसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो ये है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कुछ और फंक्शन भी किए थे। पहला फंक्शन क्या था इसका? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। दूसरा क्या? क्योंकि पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, दूसरा फंक्शन क्या था इसका? लॉ मेकिंग का। और एक चीज ये भी फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूं कि जब लॉ मेकिंग के रूप में ये मीट कर रही थी, तब कौन इसको प्रिसाइड कर रहा था? तो भाई तब इनको प्रिसाइड कर रहा था जीवी मावलंकर, ये कर रहे थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रिसाइड कर मीट कर रही थी, तब कौन प्रिसाइड कर रहा था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लॉ मेकिंग का काम कर रहे थे, साथ में इन्होंने कई और काम भी किए। कि उस समय कोई भी ऐसी बॉडी नहीं थी जो रेक्टिफिकेशन कर सके और चीजों को लागू कर सके, तो सारा काम लगभग जो देश में हो रहा था वो ये कर रहे थे। और उन्हें एग्जीक्यूटिव जो उनमें साइन हो रहा था वो इंटरिम गवर्नमेंट का हो रहा था। इंटरिम गवर्नमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और उस इंटरिम गवर्नमेंट के जो वाइस राय थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो लिए जा रहे थे वो ये ले रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक, और जो लेजिस्लेटिव एक्शन जो लेने थे वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ले रही थी। उसी लेजिस्लेटिव एक्शन में रेक्टिफिकेशन भी आज भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रिटी साइन करते हैं, उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है कि नहीं? रेक्टिफाई कौन करता है? रेक्टिफाई पार्लियामेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो उस समय पार्लियामेंट तो अवेलेबल थी नहीं। जब पार्लियामेंट नहीं थी तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वैसे भी एक तरह से मीट कर रही थी लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में। तो इन्होंने रेक्टिफाई क्या किया? कॉमनवेल्थ मेंबरशिप को किया। अब ये कॉमनवेल्थ मेंबरशिप क्या है? दरअसल कॉमनवेल्थ क्या है कि जैसे हमने बताया, ये गोरी चमड़ी वाले 1946 तक लगभग इनकी जो टेरिटरीज थी जो इन्होंने कैप्चर कर रखी थी, मतलब जो इनकी कह सकते हैं जहां जहां ये रूल कर रहे थे, ठीक है, लगभग उन सभी जगह से फ्रीडम होना शुरू हो गई थी। मतलब इंडोनेशिया में भी फ्रीडम होने लगी थी और इंडिया में भी, और अलग अलग जगह पे फ्रीडम होना शुरू हो गई थी। तो ये टेरिटरीज इनके हाथ से जा रही थी। लेकिन ये लोग क्या चाह रहे थे? जो इंग्लैंड वाले थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ये चाह रहे थे कि ये लोग तो जा रहे हैं, इनकी टेरिटरी हमारे यहाँ से जा रही है, लेकिन ये मार्केट हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है। अभी भी देखो, बदतमीज लोग, ये लोग अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को सोच रहे हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल बेनिफिट को। तो मार्केट इनके एक्सेस में रहे, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत बड़ा दिमाग लगाया। वो किया कि कॉमनवेल्थ बना दिया ग्रुप। मतलब इस कॉमनवेल्थ में वो नेशन रहेंगे जो कभी ब्रिटिशर्स के क्या थे, ब्रिटिशर्स के कह सकते हैं उनके पार्ट थे। मतलब उनकी वो क्या कहते हैं उसे, अरे समझ लीजिए वहां पे वो लोग रूल करते थे, तो वो थे। ठीक है, उन सभी नेशन को जो इन लोगों ने पहले कैप्चर कर रखा था, रूल कर रहे थे, वो सभी नेशन जो अब इंडिपेंडेंट हो गए, वो सभी अब ये कॉमनवेल्थ में शामिल हो सकते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो भाई कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को, तो इसमें बहुत से लोग हैं। इसमें आपको कनाडा भी है और जापान भी है, और साथ में आपका वो है, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी है। सभी लोगों ने इसको स्वीकार कर ली थी मेंबरशिप। तो इंडिया ने भी मेंबरशिप स्वीकार कर ली थी। तो कॉमनवेल्थ मोस्टली जो करता है, वो जो नेशन थे जो पहले ब्रिटिशर्स ने जिन पे रूल कर रहे थे, अब इंडिपेंडेंट हो गए थे, उन नेशंस का एक ग्रुप है जिसे लीड ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, और आज भी ये एग्जिस्ट करता है। तो इसकी मेंबरशिप को रेक्टिफिकेशन किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दिया था। इसी असेंबली ने नेशनल फ्लैग जो आज हम देख रहे हैं, तिरंगा, इस तिरंगे को भी किया। अब देखिए, अगेन मैचिंग पूछ सकता है कि तिरंगा कब रेक्टिफाई किया, मतलब कब अडॉप्ट किया गया। एंथम, नेशनल एंथम कब किया गया, नेशनल सॉन्ग कब किया गया, तो इस डेट को देख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बनाया गया, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इन डेट्स को थोड़ा सा याद रखिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। साथ में एक चीज ये भी याद रखिए कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, उसकी लास्ट मीटिंग कब थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगातार वर्क कर रही थी। ठीक है, 1940
6 के दिसंबर में 9 से ये जो है यहाँ से शुरू की थी, इसकी मीटिंग पहले शुरू हुई थी, और जनवरी 24 1950 तक इसकी एग्जिस्टेंस था। मतलब इसके बाद इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था। मतलब खत्म हो गया इन सेंस, मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट करेगी नहीं, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो इसका फाइनल सेशन किस दिन था? तो जनवरी 24 1950 में था। ठीक है, लेकिन वही चीज मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में तो फंक्शन करेगी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएगी नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। अब फंक्शन करेगी किस रूप में? एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट, कि अभी भी अपने लीगल वर्क को ये करेगी, मतलब लॉ बनाती रहेगी जो पहले भी ये बना रही थी। तो लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रूप में एग्जिस्ट अब नहीं करेगी। लास्ट सेशन कब था? जनवरी 24 1950। ठीक है, ठीक है। और कब तक इन्होंने किया ये आपका? ठीक है, टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट, जब आएगी और 1951 में इलेक्शन होगा। जब नई पार्लियामेंट आ जाएगी, उसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, तब तक ये एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही उसकी मीटिंग शुरू हो जाएगी, वो जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, उसकी पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाएगी, उसकी मीटिंग शुरू होने लगी, तब ये अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए इसको रखा गया है। ठीक है, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमिटीज। ठीक है, कमिटीज का बहुत मेन है। पहले बता देता हूँ ये कमिटीज थी क्यों, तो कमिटीज हैं क्या। दरअसल आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ऑलमोस्ट इस समय 47 आर्टिकल है। ठीक है, शुरुआत में 1935 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, अब 47 आर्टिकल हैं, 470 आर्टिकल हैं। इतने बड़े आर्टिकल को बनाना, इतने देश के बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इजी नहीं था। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े टास्क थे। तो कमिटीज में क्या किया गया कि जैसे मान लीजिए हर एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दे। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे। ठीक, ठीक है। क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को ग्रुप में बांट दिया गया, कमिटीज में बांट दिया गया, और पर्टिकुलर कमिटी को एक टास्क दे दिया गया। ठीक, जैसे एक को टास्क दे दिया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को बनाओ और उस पे उसको डिस्कस करो। कि बहुत बड़ा टास्क था। मतलब पहले आपको अलग अलग नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन को पढ़ना, एनालाइज करना, फिर इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो ज्योग्राफी है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग उसे मोल्ड करना, क्या चीज करना, बहुत ह्यूमंगस टास्क था। तो उसे ग्रुप ऑफ पीपल ही मिलकर चीजें कर सकते थे, और जब वो ग्रुप ऑफ पीपल फंडामेंटल राइट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लाया जाएगा, बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे अदर लोग अपने व्यूज रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक चीज के लिए एक एक कमिटी बनाई गई थी। जैसे देखिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमिटी बनाई गई, जिसको जेपी कृपलानी हेड कर रहे थे। माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हमारे यहाँ हैं, उन माइनॉरिटीज के राइट्स को कंजर्व करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी कि उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस रखा जाए। तो एस सी मुखर्जी थे। ठीक है, ऐसे ही ये कमिटी सारी बनाई गई। जैसे ट्राइबल एंड एक्सक्लूडिव एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया, तो इसके लिए सरदार पटेल बनाए गए थे। तो आपको इन कम्युनिटीज के कमिटीज के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है, इसीलिए कमिटी बनाई गई ताकि ये टास्क हमारा और इजी हो सके। ठीक है, कमिटीज का पर्पस यही है, इसलिए इन कमिटीज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये सारी कमिटीज को याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ड्राफ्टिंग कमिटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स की कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब क्या रूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्या प्रोविजंस होंगे, कैसे कैसे नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, उस पे जो कमिटी बनाई गई थी उन नॉर्म्स एंड रूल्स को बनाने के लिए, उसको हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ कमिटी का केवल आपको हेड याद करना है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर कमिटी कि जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, यूनियन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी उसको जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कमिटी बनाई गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, एनालाइज करके डिफरेंट कंट्रीज के लिए, कंट्रीज क्या कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो सरदार पटेल उसको लीड कर रहे थे। तो ऐसे ही अलग अलग कमिटीज, उनका टास्क क्या था, उनको कौन हेड कर रहा था, ये आपको याद करना है। ये मैंने आपको इन्फोग्राफिक के थ्रू दे दिया है। ठीक है, कमिटीज किस लिए बनाई गई मैंने आपको ये भी बता दिया था कि टास्क को और इजीली तरीके से किया जा सके। ठीक है, जब कमिटी अपने एक टास्क पे पूरा एनालिसिस कर लेगी, फंडामेंटल, मान लीजिए फंडामेंटल राइट से पूरा उसने प्रिपेयर कर लिया है, एनालाइज करके पूरी तरीके से, तब वो असेंबली में आएगा, तब वो इफेक्टिवली होगा। तो काम को और इफेक्टिव और स्मूथ और जल्दी करने के लिए कमिटीज को बनाया गया। ठीक है,
ड्राफ्टिंग कमेटी, अभी सी में ही कमेटी में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, तो आपको ये भी देख लेना ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे। कमेटी कब बनाई गई, अब ये चीज याद रखिएगा, ये कमेटी इलेक्ट हुई थी 1947 में। ठीक है, एक लूप है जो आपके लिए एग्जामिनर बना सकता है। वो लूप पता है क्या है, वो ये है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी ये याद किया होगा कि 1946 में पहली बार मीट हुई। ठीक, तो जैसे ही मीट हुई होगी वैसे ही 1946 दिसंबर 9 में मीट हुई थी ना पहली बार। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई, मान लीजिए आपके पास ब्लर इन्फॉर्मेशन रही होगी, तो आप कहोगे कि भाई अगर 1946 9 दिसंबर में पहली बार मीट हुई है तो उसी के 1946 के आसपास ही ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट उसके ऑलमोस्ट उसके 7 से 8 महीने बाद बनाई गई, 47 में। तो ये चीज याद रखना है, 29 अगस्त 47 में ये कमेटी बनाई गई। लगभग जब चीजें प्रिपेयर होने लगी थी, जब सारी कमिटीज बन चुकी थी, अलग अलग कमिटीज ने अपना काम शुरू कर दिया था, तब इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी किस लिए बनाई गई थी? ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए। मतलब एक्चुअली में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। दैट्स व्हाई इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्किटेक्चर तैयार किया। इसीलिए बाबा साहब को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्किटेक्ट मतलब एक खाका तैयार करके दे दिया लोगों को, और इसी खाके पे ही बाकी सारी कमिटीज ने एक खाका दे दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स ऐसे होंगे, आप इसी के बेसिस पे चीजें तैयार कीजिए, एनालाइज कीजिए अदर कंट्रीज से, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेकर आइए जहां सब लोग डिबेट करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये कमिटी इस काम के लिए थी और बाबा साहब इसको लीड कर रहे थे, इसीलिए इनके आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो कब ये एस्टैब्लिश हुई, इलेक्टेड हुई, तो 29 अगस्त 1947 इलेक्टेड अंबेडकर साहब को एज अ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज पहली सर्कुलेट की गई 1948 में, मतलब पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया कमेटी के थ्रू, वो 1948 में फिर उसको लाया गया। ठीक, पहली बार प्रेजेंट किया गया, और ये पहली बार जब प्रेजेंट किया गया इसके बाद और समय तक प्रेजेंट किया, मतलब लगभग 3 ड्राफ्ट आए थे। पहला ड्राफ्ट आया, पब्लिक में डोमेन में रखा गया, मतलब पहला ड्राफ्ट आया उसको सर्कुलेट कर दिया गया पब्लिकली, पब्लिक अपना व्यू देगी। फिर जब वो व्यू आएगा फिर दूसरा ड्राफ्ट निकाला जाएगा जिसमें पब्लिक के उन व्यूज को शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा ड्राफ्ट आएगा, फिर दूसरे ड्राफ्ट को फिर पब्लिक डोमेन में रखा गया। ऐसे ही 3 ड्राफ्ट आए थे, तब 3 ड्राफ्ट जब निकाले गए पब्लिक डोमेन में, तब तीसरे ड्राफ्ट में ही ये फाइनल हुआ। तो 7 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ड्राफ्टिंग कमेटी में। इनके नाम याद रखिएगा, डीपी खेतान और एन माधव राव, के एम मुंशी, ये देख लिए, इनके नाम याद रखिएगा। अलादि कृष्णमा अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी जो कांग्रेस से थे। ठीक है, मुस्लिम लीग से कौन थे, पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी में था। तो देखिए हमने आपके लिए डायरेक्टली चीजें दी है, कांग्रेस से कौन मेंबर था, तो मेनली ये रखिए, लगभग हर एक पार्टी से मेंबर को रखने की कोशिश की गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाना था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा होगा ऑलमोस्ट उसका, अच्छा समझ लीजिए किसी का एक फेस का स्ट्रक्चर तैयार करना था, बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करना था। भाई इसमें तो रिप्रेजेंटेशन हर एक पार्टी को देना था, सारी पार्टी को दिया था। तो मोस्टली पार्टी एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग का किसको रिप्रेजेंटेशन था, तो सैयद मोहम्मद सदुल्लाह थे, इनको नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि मुस्लिम लीग से किसका रिप्रेजेंटेशन था, तो सैयद मोहम्मद सदुल्लाह थे। टीटी कृष्णमाचारी कांग्रेस से थे। ठीक है, कुछ और ये इन्फॉर्मेशन आपकी फैक्चुअल हमने दे रखी है। ठीक है, उसमें ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब कर लिया गया, तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, प्रियम्बल जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि 26 नवंबर 1949 में कंटेन, और उसमें प्रियम्बल भी कंटेन था, और विथ इतने आर्टिकल और इतने। अब एक चीज अभी याद रखेगा, प्रियम्बल जो था वो इनेक्ट किया गया था आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, मतलब पहले सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने इनेक्ट कर दिया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इनेक्ट कर दिया। इनेक्ट करना मतलब पास कर दिया, मतलब पास कर दिया। ठीक, उसके बाद जब ये पास हो गया, इनेक्ट हो गया, उसके बाद प्रियम्बल आया। प्रियम्बल बाद में इनेक्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद। इसे याद रखिएगा, एग्जामिनर यही घुमा सकता है। ठीक है, जहां जहां लूप बनता है मैं आपको बताता हूं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें बताता हूं। ठीक है, इसी बेसिस पे आप चीजें रखिएगा। ठीक है, ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिंबल है वो क्या है, एलिफेंट था सिंबल। ठीक है, सील,
और उसके एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, तो बी एन राव थे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, एच वी अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे, एस एन मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो क्या थे, वो कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, तो इसको हैंड रिटन थे। ये देख लीजिएगा हिंदी टेक्स्ट के कौन कौन थे, इन चीजों को देख लीजिएगा आप, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये आप पढ़ लेंगे। अब आपको एक चीज ये भी याद रखनिएगा पड़ेगा, और ये चीज आपको शायद पहले नहीं पता होगी, अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हम्म हम्म, सॉरी। हाँ, तो आपको एक चीज शायद अभी तक नहीं पता होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली बनाया गया था, बहुत से लोगों को सरप्राइज होगा, वो इंग्लिश में ही था। मतलब हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया था, ठीक। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर द हिंदी वर्जन। बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ 87 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आजादी होने के 40 साल बाद हम जाकर के कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी वर्जन में ला रहे हैं, विथ 39 आर्टिकल, 39 394 फोर ए आर्टिकल को ऐड किया गया, न्यू आर्टिकल को, और न्यू पार्ट को ऐड किया गया। तो तीन चीजें याद रखने लायक हैं। पहली कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में नहीं था, इंग्लिश वर्जन में था। हिंदी वर्जन कब आया, तो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया 87 में, 40 इयर्स के बाद इंडिपेंडेंस के। कौन से न्यू आर्टिकल ऐड किए गए, तो भाई 394 ए पार्ट, कौन सा पार्ट ऐड किया गया, तो पार्ट 22 ऐड किया गया, ठीक, इतना याद रखेगा, अलाउड द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अपनी फीलिंग को जरूर एक्सप्रेस कीजिएगा कि ये पहला लेक्चर आपको कैसा लगा। कुछ, हाँ, हो सकता है कुछ हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, जो हम टाइम के साथ, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, हो सकता है हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, तो हम धीरे धीरे और इंप्रूव करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, अच्छे से फॉलो कीजिएगा।